तो देखिए हेडिंग हमारी कौन सी है 6 के अपवर्तन की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता क्या है। मतलब तरंग दैर्ध्य पर अपवर्तनांक कैसे निर्भर करता है। हम बता देते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अवलंब से दूर हटेगी या अवलंब की ओर मुड़ेगी। ये निर्भर करता है कि वह सघन से विरल में आ रही है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। और ऐसा क्यों होता है, प्रकाश में अपवर्तन की घटना क्यों होती है? क्योंकि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, जिसकी वजह से अपवर्तन की घटना होती है। और इस अपवर्तन की घटना में पहले माध्यम में चाल अलग होगी इसकी और दूसरे माध्यम में अलग होगी, तभी अपवर्तन की घटना होती है। तो इस घटना में आवृत्ति तो अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। लेकिन नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, इतनी याद रखना। इसका मतलब यह है कि अपवर्तनांक जो है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कैसे? आपने पढ़ा है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या पढ़ा है? सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? 1n2 इक्वल टू b1 बट्टे b2। पहले माध्यम में प्रकाश चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, नोट करते आइए, तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला होता है B बराबर न्यू लैम्डा। अब बात चल रही है पहले माध्यम की चाल के लिए, तो क्या करेंगे, B1 बराबर हो जाएगा न्यू लैम्डा 1 और B2 बराबर हो जाएगा न्यू लैम्डा 2। ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, इस वाले में पुट करनी है। तो 1n2 इक्वल टू हो जाएगा न्यू लैम्डा 1 और अपॉन न्यू लैम्डा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 1n2 इक्वल टू लैम्डा 1 बट्टे लैम्डा 2, और यही इसका क्या हो, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसका निगमन क्या निकल के आता है, 1n2 इक्वल टू लैम्डा 1 बट्टे लैम्डा 2। और इसके आधार पर हम कांस्टेंट के रूप में अगर इस समीकरण को लिखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n बराबर, संबंध होता है इनमें तरंग दैर्ध्य में और अपवर्तनांक में संबंध होता है, इसी के माध्यम से ये निकल के आता है, जो कि हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बोर्ड परीक्षा जितना चाहती है उतना ही करना है वाली। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है और डी ब्राउली संबंध को दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं तथा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है? वैद्युत समीकरण क्या है तथा दे ब्राउली या फिर डी ब्राउली तरंग दैर्ध्य सूत्र का निगमन करो, तरंग दैर्ध्य सूत्र का निगमन करो। ये इतना क्वेश्चन तो हमें एक ही में याद करना है। तो पहले तो हम बता देते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं या फिर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए ये मान लिया हमने कोई धातु पृष्ठ है, ये धातु पृष्ठ है हमारा, और जब किसी प्रकाश को धातु के पृष्ठ पर आपतित करते हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन हमें डिटेल में लिखना है तो क्या बोलेंगे, देखो इनको तो हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन। और यदि परपथ पूर्ण है तो उसमें एक धारा रहती है। परपथ कैसा है? परपथ हमारा पूर्ण है तो उसमें एक धारा रहती है जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इस पूरी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मैं एक बात शुरुआत से बता देता हूं, आप नोट भी करते आना। देखो जब किसी प्रकाश को धातु के पृष्ठ पर डालते हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, जिन्हें प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यदि परपथ पूर्ण है तो एक धारा रहने लगती है,
जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इस पूरी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है और इसके माध्यम से आपको तैयार रखनी है। अब आता है इसमें कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। तो आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया था कि प्रकाश सतत रूप से न चलकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि आइंस्टीन ने क्या कहा था। थोड़ा मैं इसे मिटा देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। इससे पहले हमें कुछ बात बतानी होती है कि आइंस्टीन ने क्या कहा था कि प्रकाश सतत रूप से चलकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा कहते हैं या फिर फोटोन कह सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, फोटोन। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है। h न्यू जहां h क्या होता है, प्लांक नेतांक। जहां h प्लांक नेतांक होता है, जिसका मान 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसका मात्रा होता है। ये इसका मान होता है। और न्यू क्या है, हमारी प्रकाश की आवृत्ति। ये प्रकाश की आवृत्ति होती है न्यू। अब आपको पता होगा कि फोटोन की ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। फोटोन की ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक तो गति ऊर्जा और प्लस कार्य। एक होती है गति ऊर्जा, एक होता है कार्य। और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है हमारी h न्यू, और गति ऊर्जा क्या होती है E के, और कार्य क्या होता है हमारा W। ठीक है, अब यहां से E के का मान निकालेंगे, कितना आएगा, इसको ले आएंगे इधर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब इधर देखिए, इसमें कॉमन क्या रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है h, तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। जहां न्यू नॉट क्या है, दहली आवृत्ति। और दहली आवृत्ति किसे कहते हैं कि धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको डायरेक्ट इसमें रखना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है न्यूमेरिकल के मायने से, तो आप इसे तैयारी कर लेना। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि E के बराबर और क्या होता है। तो E के बराबर होता है हाफ mv²। तो B की जगह पर क्या आएगा, B मैक्सिमम, क्योंकि चार्ज जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। तो E के बराबर कितना होगा, हाफ मैक्सिमम का स्क्वायर और h न्यू माइनस न्यू नॉट। इसी को बोलते हैं आइंस्टीन का समीकरण। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। अब आते हैं हम इस पर, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सूत्र क्या है, इसे भी कर देते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए अब आता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सूत्र क्या है। लैम्डा बराबर होता है h/mv या फिर h/p। इसका डेरिवेशन करना है हमें, और इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं आइंस्टीन या आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत ये क्या होता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान भिन्न भिन्न न होकर एक दूसरे के तुल्य होते हैं, जिसे हम आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। E बराबर mc²। और एक होती है फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, ये होती है E बराबर h न्यू। ये भी ऊर्जा है और ये भी ऊर्जा है, दोनों को रख देंगे बराबर। समीकरण 1 बराबर समीकरण नंबर 2, तो ये हो जाएगा mc² बराबर h न्यू। इसमें c को दो जगह लिख लेंगे, mc.c इक्वल टू h न्यू। इसमें c के अपन में ले आएंगे न्यू को, तो हो जाएगा c/न्यू बराबर h/mc। और इसको बोलते हैं संवेग, द्रव्यमान गुणा चाल। ये भी प्रकाश चाल है, जिसको हम क्या कहते हैं, संवेग। तो यहां रख देंगे, और c/न्यू को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो गया h/p।
ये इसका डेरिवेशन हो गया। अगर कण की चाल कितनी है, कण की चाल अगर v है, कण की चाल है हमारी v, तो लैम्डा बराबर हो गया h बट्टे संवेग कितना हो जाएगा एम बी। मतलब कण की चाल अगर v है तो संवेग हमारा क्या हो जाएगा एम बी नहीं हो जाएगा, तो यहाँ हम b लिख सकते हैं और न्यूमेरिकल के लिए ये भी आवश्यक है। अगर वो तुमसे कहते हैं कि इसकी निर्भरता या फिर द्रव्य तरंगें किन किन पर निर्भर करती हैं, तो आपको बोलना है, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्रव्य तरंगें क्या हैं और ये किन किन कारकों पर निर्भर करती हैं। तो द्रव्य तरंगें किसे कहते हैं, एक बार इसको भी डिफाइन कर देते हैं कि जितने भी गतिमान कण हैं अगर वो गति कर रहे हैं तो उनके साथ एक तरंग अवश्य संबंध रखती है। कोई भी गतिमान कण तेज चल रहा है तो तरंग संबंधित होगी, और उस तरंगों को क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगें कहते हैं। जो किन किन कारकों पर निर्भर करती है यहीं से देख लेते हैं कि जो लैम्डा का मान होता है वो एक तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान जितना कम होगा तरंग दैर्घ्य उतनी ज्यादा होगी, और द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा तरंग दैर्घ्य उतनी कम होगी, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही लैम्डा का मान चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल जितनी ज्यादा होगी तरंग दैर्घ्य उतना ही कम होगी, और चाल जितनी कम होगी तरंग दैर्घ्य उतनी ज्यादा होगी। ये होती है इसकी निर्भरता, और यह आवेश पर निर्भर नहीं करती है। इतनी याद रखना, कुछ प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है, इसमें केवल इतना ही करना है केवल। ये भी 5 नंबर का एक सॉलिड क्वेश्चन है, तैयार रखें। कोई सी भर में आ जाए, कैसा भी संबंध कोई बात दिख जाए, आपको यही क्वेश्चन देना है। नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एलसीआर परपथ क्या है और अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं और ट्रांसफार्मर क्या है। ये चैप्टर 12 के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो केवल 3 ही मुझे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लगते हैं, कि या तो एलसीआर परपथ किसे कहते हैं, इसकी प्रतिबाधा और कलांतर के लिए व्यंजक स्थापित करिए, दूसरा अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं और संतुलन की शर्त का निगमन करिए, और एक है हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका फॉर्मूले का निगमन करिए। ये चीजें तुम्हें तैयार रखनी है इस वाले चैप्टर में से। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, एलसीआर परपथ क्या है। एलसीआर परपथ अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति व ट्रांसफार्मर। किसे कहते हैं, देखिए तो एलसीआर बनाएंगे सबसे पहले। ये हमारा प्रेरकत्व तो एल है, ये संधारित्र सी है, ये प्रतिरोध आर है, और ये हमारा वोल्टेज है एल सी आर। और जैसे ही इसमें वोल्टेज देते हैं बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, बी एल के सिरों पर विभवांतर बी एल उत्पन्न हो जाता है, और सी के सिरों पर विभवांतर बी सी उत्पन्न हो जाता है, और आर के सिरों पर विभवांतर बी आर उत्पन्न हो जाता है ना। और इसमें बी आर वो आई कैसे होते हैं, समान कला में, ये समान कला में होते हैं। और बी एल से आई 90 अंश पश्चिगामी होती है, 90 अंश कैसी होती है, पश्चिगामी। और जबकि बी सी से आई 90 अंश अग्रगामी होती है। अगर आपने ये लिख दिया बोर्ड परीक्षा में तो समझो तुम्हारा पेज ही भरेंगे और पूरी बात ही हो जाती क्लियर। मेरी बात को थोड़ा रिकॉर्ड करते रहें, देख लीजिए एक बार कि माना एक प्रत्यावर्ती धारा प्रपथ जिसमें प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी और प्रतिरोध आर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है तो एल के सिरों पर विभवांतर बी एल उत्पन्न हो जाता है, सी के सिरों पर विभवांतर बी सी उत्पन्न हो जाता है, जबकि आर के सिरों पर विभवांतर बी आर उत्पन्न हो जाता है, जिसमें बी आर व आई समान कला में होते हैं, और बी एल से आई 90 अंश पश्चिगामी होता है, और जबकि बी सी से आई 90 अंश अग्रगामी होता है। इस हिंदी को भी नोट करते रहना। और अब क्या निकालते हैं फिर, इसका वो बनाते हैं कलारेख। कलारेख कैसे बनाते हैं कि देखिए यहां पर तो होता है बी एल माइनस बी सी, और यहां होता है हमारा बी आर, और यहां होता है हमारा आई, तो और ये होता है हमारा परिणामी, ये वाला इसको बोलते हैं बी, और ये होता है हमारा कलांतर फाई। तो आपको ऐसे याद करना है कि बी आर और आई कैसे हमारे समान कला में है, और यहां होता है बीसी, बीसी से आई कैसा होता है, बीसी से आई 90 अंश कैसी होती है, अग्रगामी, और बीएल से आई कैसी होती है, 90 अंश पश्चिगामी। तो इसका परिणामी विभवांतर निकालते हैं, परिणामी विभवांतर निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है रूट में
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण निकालेंगे तो कितना आएगा, रूट में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, और लंब है हमारा बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए बी आर बराबर क्या होता है, आई आर, बी एल बराबर क्या होता है, आई एक्स एल, और बी सी बराबर क्या होता है, आई एक्स सी। इसमें पुट कर देंगे केवल, तो कितना हो जाएगा, हाँ बताइए क्या हो जाएगा, आई आर का स्क्वायर और आई एक्स एल का स्क्वायर, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, ये 3 का लग रहा है, 2 है ये। इसमें आई आ रहा है कॉमन, आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेकिन वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो केवल आई आएगा। तो आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, इसको ले आएंगे अपॉन में, तो वी अपॉन आई, और रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। और बी अपॉन आई को प्रतिरोध नहीं कहते, बी अपॉन आई को प्रतिरोध ना कहकर क्या कहलाती है, वो उसकी प्रतिबाधा जेड कहलाती है। इसको हम जेड कहेंगे, तो जेड बराबर हो गया रूट में आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये हो गया। चाहते हो तो आप एक्स एल की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। तो फॉर्म किसी बन जाएगी, ओमेगा की फॉर्म में, तो आर स्क्वायर और ओमेगा एल और माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, प्रतिबाधा, ये इसकी प्रतिबाधा होती है। इसका भी मात्रक ओम होता है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम। अगर कलांतर निकालना हो, कलांतर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है कि इसका भाग बस इसके बट्टे कर देते हैं, बस इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, टेन इनवर्स। ये कलांतर निकालने का फॉर्मूला होता है, फाई बराबर टेन इनवर्स इसके अपॉन में इसका भाग कर देते हैं, इसे रख देते हैं, तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अभी 2 और हेडिंग रही है हमारी, एक तो अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, और एक हमारा क्या है इसमें, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। अब आते हैं अनुनादी आवृत्ति। पहले तो अनुनाद की स्थिति से स्टार्ट करते हैं। एसी पर्वत की एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के कैसी होती है, बराबर। ये क्या है हमारी प्रेरण प्रतिघात एक्सएल, और ये क्या होती है हमारी धारतीय प्रतिघात एक्सी। एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होती है उसे हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अब एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, और एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये हो जाएगा ओमेगा एल और ओमेगा सी, ओमेगा ओमेगा वाले कर लेंगे एक तरफ, और ये हो गया एल सी, वर्ग हटाएंगे वर्गमूल हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसे, कोणीय आवृत्ति। और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ बराबर रूट में एल सी। तो यहां से एफ की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 2 पाई और रूट में एल सी। इसको बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति, इसी को बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। और इसमें होता क्या है, इसमें आई का मान तो होता है अनंत और जेड का मान कितना होता है 0। ऐसे भी बोल सकते हैं परिभाषा इसकी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रतिबाधा शून्य होती है और धारा अनंत हो जाती है, उसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और इसकी आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज एच जेड, इसका ये मात्रक है। तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है जिसमें प्रेरकत्व दे देगा और संधारित्र धातक दे देगा और बोलेगा कि अनुनादी आवृत्ति बताइए। तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है। तो आपको पहले इसका परिभाषित करना है इसको कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, आप नोट करते हैं ना। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो किसी प्रत्यावर्ती वोल्टा को परिवर्तित करने में प्रयोग की जाती है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टा के मान को अगर हम परिवर्तित करना चाहते हैं
तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं एक ऐसी युक्ति जो धारा के मान को या वोल्टा के मान को ज्यादा से कम वोल्टेज में और कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज में परिवर्तित करने में प्रयोग की जाती है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ट्रांसफार्मर इसे मैं लिख देता हूं, एक ऐसी युक्ति जिसका प्रयोग एसी वोल्टा के मान को परिवर्तित करने में प्रयोग की जाती है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? अन्योन प्रेरण का मतलब है इसमें दो कुंडली होती होंगी, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। क्योंकि अन्योन प्रेरण की परिभाषा क्या है? क्या इसमें दो कुंडली होती हैं, एक कम फेरे की एक ज्यादा फेरे की। जो कम फेरे की होती है वो मोटे तार की होती है, ज्यादा फेरे की होती है वो पतले तार की होती है। इसीलिए ट्रांसफार्मर भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसकी आकृति को बना देते हैं। इसमें लौह पटल तोड़ होती हैं जिनको बांध इसकी पॉलिश करके एक दूसरे के ऊपर रखकर इसकी बनावट की जाती है या ये बनाया जाता है। ये हमारी लौह पटली तोड़ है। और इसमें ये होती है हमारी प्राथमिक कुंडली। इसमें कम फेरे भी हो सकते हैं और ज्यादा फेरे भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर कौन सा है। ये प्राथमिक कुंडली और ये हमारी होती है द्वितीय कुंडली, इसको बोलते हैं एसी शोध, ठीक है। और ये होते हैं तांबे के तार और ये होती है लौह पटलित रोड, ठीक है। ये लौह पटलित रोड होती है। आप थोड़ा इसे ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आती है बात ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपचाई ट्रांसफार्मर और एक उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? वे ट्रांसफार्मर जो ज्यादा वोल्टेज की धारा को कम वोल्टेज की धारा में परिवर्तित कर देती है, उसे हम ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर। और जो कम वोल्टेज धारा को ज्यादा वोल्टेज धारा में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। इतना याद रखना है। अब इसका कौन सा फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में प्रयोग होता है? तो इसका फॉर्मूला है ES बट्टे EP बराबर NS बट्टे NP बराबर IP बट्टे IS। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम न्यूमेरिकल निकालते हैं इसके। मानी बंद कर दिए इसे।